दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 17वीं सदी की शुरुआत, दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। यूरोप की महाशक्तियां एशिया की दौलत की तरफ दौड़ रही थी और इसी भाग दौड़ में पैदा हुई एक ऐसी कंपनी जिसने आने वाले 200 सालों तक भारत के इतिहास की धारा बदल दी। आज हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, कब बनी और किस तरह 1600 से 1618 के बीच उसने भारत की जमीन पर पहला कदम जमाया। 21 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज को कहा गया रॉयल चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 218 अंग्रेज व्यापारी अब एक नई संस्था के सदस्य बन गए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस चार्टर ने कंपनी को एक बेहद बड़ी ताकत दे दी। एशिया के साथ व्यापार करने का पूरा अधिकार सिर्फ इसी कंपनी को मिलेगा। दूसरी कोई भी अंग्रेज कंपनी एशिया में व्यापार नहीं कर सकती थी। उस समय इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और एशिया के मसाले, रेशम और कपड़ा यूरोप में सोने से भी ज्यादा कीमती बिकते थे। इसी उम्मीद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जन्म दिया। रॉयल चार्टर मिलते ही कंपनी ने अपना पहला समुद्री बेड़ा तैयार किया। जनवरी 1601 में कैप्टन जेम्स लैनकास्टर की कमान में 4 बड़े जहाज इंग्लैंड से निकले। ये सफर आसान नहीं था, समुद्री तूफान, बीमारी, पायरेट्स, लेकिन लैनकास्टर लगभग 20 महीने तक महासागर में तैरते हुए एशिया पहुंचे। 1613 में कंपनी ने पहली बार मसालों का बड़ा व्यापार किया, जो इंग्लैंड के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ। इसी सफलता ने कंपनी को भारत की तरफ देखने के लिए प्रेरित किया। 1600 के दशक में भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के स्वर्णिम काल में था। अकबर जैसे महान सम्राट शासन कर रहे थे। भारत का कपड़ा, मसाले, इंडिगो, रेशमी वस्त्र, खादी, कलाकारी यूरोप में अविश्वसनीय कीमत पर बिकते थे। कंपनी समझ चुकी थी, अगर भारत में व्यापार की अनुमति मिल जाए तो कंपनी अमीर ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी बन सकती है। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारतीय तट पर सूरत के पास स्वली पोर्ट पर पहुंचा। इस अभियान के लीडर थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस सीधे मुगल एम्परर जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचे। उन्होंने जहांगीर से कंपनी को व्यापार करने की अनुमति देने की विनती की, लेकिन जहांगीर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का भारत में भारी प्रभाव था। पोर्चुगीज नहीं चाहते थे कि कोई नया यूरोपीय व्यापारी भारत में पैर जमाए। तेनी 1608 से 1611 के बीच कंपनी कई बार मुगल दरबार को मनाने की कोशिश करती रही। हॉकिंस ने जहांगीर के साथ कई मुलाकातें की, यहां तक कि उन्हें खान की उपाधि भी दी गई। लेकिन पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस, धार्मिक राजनीति और दरबार की आंतरिक खींचतान के कारण कंपनी को आधिकारिक अनुमति नहीं मिली। ये कंपनी के शुरुआती इतिहास की सबसे बड़ी असफलता थी। 1612 में कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने सोचा, अगर मुगल सीधे अनुमति नहीं दे रहे तो पहले पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर करो। सूरत के पास समुद्र में एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ स्वली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने पोर्चुगीज बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाया। ये कंपनी की पहली बड़ी सैन्य जीत थी और यह खबर सीधा मुगल दरबार तक पहुंची। पोर्चुगीज की हार सुनकर
जहांगीर को एहसास हुआ कि अंग्रेज पुर्तगालियों का संतुलन बिगाड़ सकते हैं और यह मुगल एम्पायर के लिए फायदेमंद हो सकता है। 1613 से 1614 के बीच कंपनी को मुगल अधिकारियों से पहली बार अनुकूल संकेत मिलने लगे, लेकिन फरमान अभी भी बाकी था। अब इंग्लैंड की सरकार खुद मैदान में उतरी। किंग जेम्स फर्स्ट ने 1615 में सर थॉमस रो को इंडिया भेजा। एक आधिकारिक राजदूत के रूप में थॉमस रो के हाथ में था एक खास मिशन, मुगल एम्परर जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आधिकारिक व्यापार अनुमति लानी है। दिसंबर 1615 से सितंबर 1618 पूरा 2.5 साल थॉमस रो मुगल दरबार में रहे। उन्होंने डिप्लोमेसी, धैर्य, बातचीत और महंगे तोहफों से जहांगीर का भरोसा जीता। रो ने मुगल दरबार की राजनीति, अलायंसेस और नियमों को अच्छे से समझा। धीरे धीरे जहांगीर को महसूस होने लगा कि कंपनी को भारत में जगह देना मुगल एम्पायर के लिए भी लाभदायक होगा। आखिरकार 1618 में मुगल एम्परर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट लगाने की आधिकारिक इजाजत दे दी। इस इजाजत को कहा गया फरमान ऑफ 1618। यह फरमान सिर्फ एक अनुमति नहीं था, यह भारत में कंपनी के साम्राज्य की नींव थी। यही वह ऐतिहासिक पल था जिसने आने वाले 200 सालों तक भारत पर कंपनी की सत्ता की शुरुआत की वास्ता लिख दी। 1600 से 1618 के बीच का यह सफर कंपनी की असफल कोशिशों, समुद्री लड़ाइयों, डिप्लोमेसी और धैर्य से भरा हुआ है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे कंपनी ने व्यापार से आगे बढ़कर भारत की राजनीति में कदम रखा, कैसे उसके किले बने और कैसे धीरे धीरे व्यापार से सत्ता तक का सफर शुरू हुआ। वीडियो को शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए द इंडियन वाइब को सब्सक्राइब करिए।